Good morning, class. Hope you all are fine. रिफाइनिंग का मतलब एक्चुअली क्या होता है, जब हम हमारे पास वो जो मेटल आ गया था वो एक्चुअल में था तो प्योर, लेकिन उसके अंदर कुछ थोड़ी सी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट थी। तो बिल्कुल हाई अमाउंट में प्योरिटी लेकर आने के लिए हम उसको फर्दर रिफाइन करते हैं। अब वो रिफाइनिंग प्रोसेसेस क्या होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। ऑलराइट, तो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं? डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलिसिस, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, क्रोमेटोग्राफिक मेथड। सो स्टार्ट करते हैं डिस्टिलेशन से। डिस्टिलेशन, एक तो ये जितने भी मेथड्स हैं इनमें से किसी भी मेथड्स के प्रिंसिपल लिखने के लिए आ जाते हैं, तो प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, जैसे डिस्टिलेशन प्रोसेस है, डिस्टिलेशन प्रोसेस किसके ऊपर बेस्ड है? लो बॉइलिंग मेटल्स के ऊपर बेस्ड है। दैट मीन्स जो इम्प्योर मेटल है वो बहुत जल्दी से एवोपरेट हो जाता है, और जो मेटल है वो जल्दी से एवोपरेट नहीं होएगा। दैट मीन्स इम्प्योरिटीज जल्दी से एवोपराइज्ड हो जाएगी, वेपराइज्ड हो जाएगी, और हमें जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा? प्योर मेटल मिल जाएगा डिस्टिलेशन के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट इज लिक्वेशन मेथड। लिक्वेशन मेथड किसके ऊपर बेस्ड है? लो मेल्टिंग मेथड के ऊपर बेस्ड है। अब डिस्टिलेशन के अंदर हम मेटल्स जैसे कि जिंक और मरकरी को प्योरीफाई कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो हमें डिस्टिलेशन का सेटअप याद होगा कि नीचे बर्नर जलता रहता था, ऊपर उसके फ्लास्क था। उस फ्लास्क के अंदर हम अपना ये जो मेटल होता है उस मेटल को रखते हैं, फिर कंडेंसर वगैरह से ज्वाइन कर देते हैं, और वहां से हमें एक प्योर मेटल या इम्प्योरिटीज हमें मिल जाती है। ठीक है, तो ये एक मेथड था डिस्टिलेशन। नेक्स्ट वन इज लिक्वेशन। लिक्वेशन किसके ऊपर बेस्ड है? लो मेल्टिंग मेटल्स के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि टिन। अब यहाँ पर क्या करा जाता है? एक स्लोपी सरफेस होता है। स्लोपी सरफेस के अंदर ये जो इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती हैं, तो वो मेल्ट होकर जल्दी से नीचे की तरफ फ्लो हो जाएंगी, और जो मेटल होगा वो यहाँ कहीं पर स्टोर हो जाता है। यहाँ बीच में स्लोप्स पे हर्डल्स लगे हुए होते हैं जो इसको रोक देते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का क्या मतलब है? इस मेथड के अंदर इम्प्योर मेटल किसकी तरह एक्ट करता है? एनोड की तरह एक्ट करता है। ये मेथड हमने बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चैप्टर थर्ड में इसका पूरा डिटेल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से एक इम्प्योर मेटल होता है, एक प्योर होता है, तो वहां पर डिपोजिशन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ जो हम ले रहे हैं इम्प्योर मेटल, वो किसकी तरह एक्ट करता है? वो एनोड की तरह एक्ट करता है। ऑलराइट, दैट मीन्स उसका ऑक्सीडाइजेशन होएगा। एनोड है, एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और सेम मेटल की ले रहे हैं एक प्योर फॉर्म में, वो किसकी तरह एक्ट करेगा? वहां पर कैथोड की तरह एक्ट करता है। फिर हम उसको एक सॉल्ट लेंगे सेम मेटल का, जैसे मैं कॉपर ले रही हूँ, तो यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर कॉपर की ही इम्प्योर मेटल की रॉड होगी, एक कॉपर की ही प्योर मेटल की रॉड होगी, और नीचे जो सॉल्ट होगा जिसके अंदर ये रॉड डिप है, वो रॉड किस चीज की होंगी? वो मतलब ये जो सोल्यूशन होगा वो भी किस चीज का होगा? कोई भी कॉपर का सॉल्ट हो सकता है, लाइक कॉपर सल्फेट। सपोज ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ये इम्प्योर कॉपर है, ये रॉड प्योर कॉपर की है,
ये किसकी तरह एक्ट करेगी, एज अ एनोड एक्ट करेगी, और ये किसकी तरह एक्ट कर रही है, एज अ कैथोड। ठीक है, अब यहाँ से कॉपर डिसॉल्व होना इस सोल्यूशन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स ये Cu की फॉर्म में जो एग्जिस्ट कर रहा था, ये किस फॉर्म में आ जाएगा, Cu2+ की फॉर्म में आ जाएगा। कॉपर सल्फेट का जो ये सोल्यूशन लिया है, इसमें भी कॉपर किस अमाउंट में प्रेजेंट है, Cu2+ फॉर्म की प्रेजेंट है ये। अब ये जो Cu2+ है, ये Cu2+, ये जो कॉपर की प्योर कॉपर की हमने रॉड ली है, इसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देता है, और किस फॉर्म में आ जाता है, ये Cu2+ से Cu की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, ये Cu2+ कैथोड पर रिड्यूस हो जाता है, Cu2+ किस फॉर्म में आ जाएगा, Cu में। ऑलराइट, तो ये मेन प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनिंग का। इसके अंदर गिब्स फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से EMF एक्ट करता है यहाँ पर। ठीक है, तो एनोड पर जो रिएक्शन होती है, मेटल क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर से लूज कर देता है। ऐसी कैथोड पर क्या रिएक्शंस होती है, ये जो ऑक्सीडाइज्ड वाला मेटल था, वो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो M है, ये M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्योर मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ये वाला जो M है, एनोड का M है, एनोड पर कैसा मेटल था, इम्प्योर था। ठीक है, तो इस मेथड के थ्रू कॉपर को रिफाइन किया जाता है। कॉपर को रिफाइन करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक मेथड का यूज करते हैं। जैसे मैंने एक्सप्लेन करा कि एक इम्प्योर कॉपर की रोड लेते हैं जो किसकी तरह एक्ट करती है, एज अ एनोड। एक प्योर कॉपर की रोड लेते हैं जो किसकी तरह एक्ट करती है, एज अ कैथोड। फिर इसके अंदर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होता है और हमें क्या मिल जाता है, एक प्योर कॉपर मिल जाता है। ठीक है, और जो सोल्यूशन लिया है वो किस चीज का लेते हैं, हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं। तो इसकी ये रिएक्शन हो जाएगी, एनोड पर क्या रिएक्शन होती है, कैथोड पर, एनोड पर Cu2+ की फॉर्म में आ जाता है। ये Cu किस फॉर्म में प्रेजेंट था, सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट था, और अब ये किस फॉर्म में आ जाता है, यहाँ पर एक्वस फॉर्म में आ जाता है। दैट मीन्स ये जो सोल्यूशन था, इस सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हो जाता है वो। सिमिलरली कैथोड की रिएक्शन होती है, कैथोड पर ये Cu2+ किस फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है, एक्वस फॉर्म में, और यहाँ हमें ये मिल जाता है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, जैसे एंटीमनी, सेलेनियम, टेलुरियम, इन सब चीजों की ये जो इम्प्योरिटीज होती हैं, इनकी रिकवरी करी जा सकती है। फिर नेक्स्ट, इसी मेथड के थ्रू हम जिंक को भी रिफाइन कर सकते हैं। तो जिंक को रिफाइन करने के लिए अभी जो हमने मेथड देखा था, दैट इज डिस्टिलेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड जिंक को रिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड देखा है। नेक्स्ट मेथड इज जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग से क्या मतलब है, जोन रिफाइनिंग वाला ये जो मेथड है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि इम्प्योरिटीज ज्यादा सोल्यूबल होती है अगर कंपाउंड हमारा किस फॉर्म में होगा, मेल्ट फॉर्म में होगा, एज कंपेयर टू द सॉलिड स्टेट।
ठीक है। मेटल है, मेटल अगर मेल्टेड फॉर्म में होगा तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज ज्यादा सोल्यूबल होगी। अगर मैंने मेटल को सॉलिड स्टेट में लिया है तो उसके अंदर कम सोल्यूबल होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हीटर लेते हैं, ये हीटर है, ठीक है। इसके अंदर से कार्बन कह रही हूँ, मेटल की रोड को पास करवाया जाता है। अब जब हम मेटल की रॉड को पास करवाते हैं तो सपोज मैं यहाँ से मेटल की रॉड को पास करवाना स्टार्ट कर रही हूँ, इसके अंदर एक मोल्टन जोन क्रिएट हो जाता है। जैसे जैसे हम हीटर को पास करवाते जाते हैं ये मोल्टन जोन क्रिएट होता जाता है। जो मेटल है वो मेल्ट होएगा और वापस से रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा और किस फॉर्म में आ जाता है, मेटल की रॉड की फॉर्म में आ जाता है। ऑलराइट, यहाँ पर ये इम्प्योर मेटल था, यहाँ ये किस फॉर्म में मिलता जा रहा है हमें, प्योर फॉर्म में। एंड ये जो बीच में मोल्टन जोन है, इस मोल्टन जोन के अंदर वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। अब इम्प्योरिटीज यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होंगी, क्यों, क्योंकि वो किसके अंदर ज्यादा सोल्यूबल होती है, मेल्टेड फॉर्म में ज्यादा सोल्यूबल होती है। तो यहाँ पर इसकी जो इम्प्योरिटीज थी वो यहाँ बराबर में शिफ्ट हो जाएंगी, ऐसे ऐसे कर कर पूरी रॉड पर शिफ्ट होता जाता है ये। और लास्ट में ये जो पीस हमारे पास बचेगा, जब यहाँ पर ये मोल्टन जोन आ जाएगा तब ये जो पीस होगा ये इसके अंदर इम्प्योरिटीज ज्यादा होगी, मेटल कम होगा और इम्प्योरिटीज ज्यादा होगी। इसलिए ये जो पीस है इसको हम फेंक देते हैं या किसी और पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं। और यहाँ पर हमें ये जो रॉड मिल जाएगी, ये रॉड कैसे मिल जाएगी, प्योर मेटल की रॉड मिल जाती है, ठीक है। एक इसको हीटर से ही पास करवाया जाता है, वो हीटर के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई हो जाता है। ऑलराइट, इसके थ्रू बेसिकली सेमीकंडक्टर्स को पास करवाते हैं। सेमीकंडक्टर्स इसलिए लेते हैं क्योंकि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कंपैरेटिवली लो होता है। तो इसके एग्जांपल हो सकते हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरोन, गैलियम, इंडियम, ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट मेथड इज वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग में क्या होता है, अब वेपर फेज रिफाइनिंग में सबसे पहले ये जो मेटल होता है, मेटल को एक वॉलेटाइल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। जब मेटल किसी वॉलेटाइल कंपाउंड के अंदर कलेक्ट हो जाता है तो वो डीकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये वॉलेटाइल कंपाउंड अब क्या हो रहा है, डीकम्पोज हो रहा है। डीकम्पोज का मतलब वो जो कंपाउंड था वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है और क्या दे देता है हमें, प्योर मेटल दे देता है। तो स्टार्टिंग में हम कैसा मेटल लेकर चले थे, इम्प्योर मेटल लेकर चले थे, और लास्ट में ये जो हमें मिल जाता है ये कैसा मेटल मिल जाता है, प्योर मिल जाता है। इसके लिए हमें बेसिक दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। द फर्स्ट वन इज मेटल ऐसा होना चाहिए कि वो क्या फॉर्म कर सके, एक वॉलेटाइल कंपाउंड फॉर्म कर सके रिएजेंट के साथ। एंड नेक्स्ट वन इज वो जो वॉलेटाइल कंपाउंड है वो इजिली डीकम्पोज भी होना चाहिए, अदरवाइज तो हमें मेटल मिल ही नहीं पाएगा। ये मॉन्ट्स प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है पेपर में। इसकी डायरेक्ट रिएक्शंस लिखने के लिए मॉन्ट प्रोसेस को पर्टिकुलरली यूज किया जाता है निकल की रिफाइनिंग के लिए। इसके अंदर हम क्या करते हैं, निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो ये जो कंपाउंड फॉर्म होता है दैट इज निकल टेट्राकार्बोनिल। ये जो निकल टेट्राकार्बोनिल है ये बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल कंपाउंड होता है। तो जैसे हम इसका थोड़ा सा और टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो ये डीकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। ये इम्प्योर निकल था और यहाँ से हमें कैसा निकल मिल जाता है, प्योर निकल मिल जाता है। ऑलराइट, इसका एक और मेथड है दैट इज द वेन आर्कल मेथड।
वेन-आर्कन मेथड पर्टिकुलरली जर्कोनियम और टाइटेनियम के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर ये जो जर्कोनियम और टाइटेनियम है, ये जितनी भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं मेटल के अंदर उसको रिमूव कर देता है, पर्टिकुलरली आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाकर। ठीक है, अगर मैं टाइटेनियम के लिए सेम रिएक्शन पूछ लूं तो यहाँ Zr की जगह, दैट मीन्स जर्कोनियम की जगह यहाँ Ti आ जाएगा बस। ठीक है, बाकी रिएक्शन सेम रहेगी, कंपाउंड Ti4 ही बनेगा। ये जो मेटल आयोडाइड है ये बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होने के बाद जर्कोनियम अलग हो जाएगा और आयोडीन अलग हो जाता है। एंड लास्ट मेथड इज क्रोमेटोग्राफिक मेथड। क्रोमेटोग्राफिक मेथड क्या होता है? इट इज पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन द डिफरेंट एडसॉर्ब प्रॉपर्टीज। ऑलराइट, so we put the mixture in the form of liquid or in gaseous form, as there are different compounds which are adsorbed at different levels in the column. Alright, so this particular method is known as chromatographic method. इसके अंदर हम particularly aluminium oxide का use करते हैं, जिससे कि हम बहुत अच्छे से अपने वो जो components हैं उनको separate out कर सकें। नेक्स्ट, अलग अलग तरीके की क्रोमेटोग्राफिक प्रॉपर्टीज का यूज किया जा सकता है, लाइक पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड गैस क्रोमेटोग्राफी। दिस इज द सेटअप ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ऑलराइट, थैंक यू।